हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र की पहचान एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण साहित्यकार के रूप में सर्वमान्य है। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उनका मूल नाम हरिश्चंद्र था और भारतेंदु उनकी उपाधि थी। उनका कार्यकाल युग की संधि पर खड़ा था। उन्होंने रीतिकाल की विकृत सामंतवादी संस्कृति की पोषक वृत्तियों को छोड़कर स्वस्थ परंपरा की भूमि अपनाई और साहित्य में भाव और शिल्प के धरातल पर नवीनता के बीज बोए। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता और शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को अपने साहित्य का आधार बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका योगदान बहुमूल्य था। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के द्वारा नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्यासुंदर नाटक के अनुवाद से होती है। यद्यपि नाटक तो उनके पहले भी लिखे जाते रहे, तथापि नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंदु ने ही हिंदी नाटक की आधारभूत परंपरा को एक नई दिशा प्रदान की। उनका वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुती हिंदी का पहला मौलिक नाटक है। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाल विबोधनी नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अतिरिक्त वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। उन्होंने मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। इस अवधि में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना अधिक लिखा और इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचनाकर्म आने वाले रचनाकारों के लिए पथ प्रदर्शक बन गया। जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का आविर्भाव हुआ, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। भारतीय लोगों में विदेशी सभ्यता के प्रति आकर्षण था। ब्रिटिश आधिपत्य में लोग अंग्रेजी पढ़ना और समझना गौरव की बात समझते थे। विदेशी संस्कृति के प्रति आकर्षण के कारण हिंदी के प्रति लोगों में आकर्षण कम था और इस मनोवृत्ति के कारण भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा था। ऐसे वातावरण में जब बाबू हरिश्चंद्र पैदा हुए तो उन्होंने सबसे पहले समाज और देश की दशा पर विचार किया और धीरे धीरे अपने लेखन के माध्यम से विदेशी हुकूमत का पर्दाफाश किया। सच तो यह है कि अपने साहित्यिक प्रदेय के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी के संपन्न परिवार में 9 सितंबर सन 1850 में हुआ था। आपके पूर्वज सेठ अमीचंद का उत्कर्ष भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में उनका बहुत मान सम्मान था। जब सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों का संघर्ष हुआ, तब सेठ अमीचंद ने अंग्रेजों की सहायता की थी। फिर भी अंग्रेजों ने उनके साथ निष्ठापूर्ण व्यवहार किया था। उन्हीं सेठ अमीचंद के प्रपौत्र गोपालचंद के बड़े पुत्र भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। गोपालचंद का उपनाम गिरधर दास था और वे अपने समय के बहुत अच्छे साहित्यकार थे। भारतेंदु का जन्म उनके ननिहाल में हुआ था और जब वे 5 वर्ष के थे तब उनकी माता श्रीमती पार्वती देवी का देहांत हो गया था। इसी तरह जब वे 10 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी सौतेली माँ श्रीमती मोहन बीबी उनसे विशेष प्रेम नहीं रखती थी, इसलिए उनका लालन पालन काली कदमा नामक दाई तथा तिलकधारी नौकर ने किया था। पिता की असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण
उनकी शिक्षा दीक्षा का ठीक तरह से प्रबंध नहीं हो पाया। अपने पिता की मृत्यु के बाद वे बनारस के क्वींस कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने तो लगे, किंतु स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति होने और चंचल तथा उद्धत स्वभाव के होने के कारण उनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लग पाया। 3-4 वर्ष तक वे कॉलेज गए। वे कुशाग्र बुद्धि और तीव्र स्मरण शक्ति वाले थे। उस जमाने में काशी के रईसों में केवल राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र अंग्रेजी पढ़ने के लिए उनके यहाँ जाते थे। कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने अपने स्वयं के अध्ययन द्वारा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त मराठी, बंगला, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू भी सीख ली थी। बचपन से ही वे कविता लेखन में रुचि रखने लगे थे और रसिक स्वभाव होने के कारण प्रारंभ में उनका झुकाव श्रृंगार रस की ओर अधिक था। 13 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु का विवाह काशी के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी से हुआ था। 15 वर्ष की अवस्था में घर की स्त्रियों के आग्रह के कारण उन्हें पूरे परिवार के साथ जगन्नाथ जी की यात्रा करना पड़ी। यह यात्रा एक ओर उनकी शिक्षा में बाधक हुई, वहीं दूसरी ओर उन्हें इससे अनेक प्रकार के अनुभव और नवीन भावों तथा विचारों से परिचित होने का अवसर भी प्राप्त हुआ। इसी समय से उन्हें कर्ज लेने की आदत भी पड़ गई। जगन्नाथ जी की यात्रा से लौटकर वे बुलंदशहर, कानपुर, हरिद्वार, आगरा, कलकत्ता, उदयपुर तथा अन्य अनेक स्थानों की यात्रा करने गए। यात्रा करने के साथ वे उन स्थानों के जीवन क्रम और वहाँ की साहित्यिक गतिविधियों का अध्ययन भी करते थे और देश प्रेम तथा मातृभाषा हिंदी के उद्धार की भावना से भरे हुए भाषण देते थे। सन 1980 में उन्हें भारतेंदु की पदवी से सम्मानित किया गया। सन 1884 में उनके द्वारा की गई बलिया की यात्रा एक प्रकार से उनकी अंतिम यात्रा थी। वहाँ से लौटने के बाद अस्वस्थता, कार्य की अधिकता और अन्य सांस्कृतिक चिंताओं के कारण 34 वर्ष और 4 महीने की अवस्था में 7 जनवरी सन 1885 में उनका देहांत हो गया। भारतेंदु की प्रतिभा चतुर्मुखी थी और उनके गुणों की सभी प्रशंसा करते थे। कुछ लोग उनकी विलासी प्रवृत्ति, फिजूल खर्ची और समाज की रूढ़िग्रस्त नैतिकता की विरोधी प्रवृत्ति के कारण उन्हें भला बुरा भी कहते थे। अनंतर इसके वे एक संवेदनशील, दूसरों के दुख से दुखी होने वाले और कोमल हृदय वाले थे और इन्हीं गुणों के कारण उन्होंने जीवन भर आर्थिक कष्ट सहन किया। कुछ लोग उन्हें अजातशत्रु भी कहते थे। उन्होंने सबको कुछ न कुछ दिया, परंतु किसी से कोई आकांक्षा नहीं रखी। वे विनोद प्रिय थे। उनके लेखन और तत्काल कुछ न कुछ लिखने की आदत के कारण सभी उनसे प्रसन्न रहते थे। प्राचीन से उन्हें मोह था, किंतु वे प्रगतिपूर्ण विचारों से भी परहेज नहीं रखते थे। उन्हें अपने देश, अपनी भाषा, अपने साहित्य और ईश्वर से प्रेम था। वे कालदृष्टा थे और जो कुछ भी उन्होंने किया काल की गति को पहचान कर किया। उनके मन में भारत के अतीत के प्रति श्रद्धा थी। भविष्य की उन्नति के लिए उन्होंने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अंग्रेजों की कुछ बातों से सीख ली और तत्कालीन राजनीतिक स्थिरता के लिए अंग्रेजी शासन की प्रशंसा भी की। किंतु राजभक्ति प्रकट करने के बाद भी जब वे अंग्रेजों के कोपभाजन बने, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे अंग्रेज शासन के विरोध में उतर आए। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी नामक पत्रिकाएं भी निकाली। हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका तथा नवोदिता के नाम से प्रकाशित हुई। वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की और गौ रक्षा के प्रचार तथा मांस मदिरा के सेवन को रोकने का प्रयत्न भी किया। सार्वजनिक जीवन में वे बहुत स्पष्टवादी थे और देश का हित उनके जीवन का प्रधान उद्देश्य था। उन्होंने न तो प्राचीन परंपराओं की उपेक्षा की और न ही
उसके मोह में बंधे। इसी प्रकार न तो उन्होंने नवीनता का अंधानुकरण किया और न ही उससे सशंकित रहे। जो कुछ भी देखा आंख खोल कर देखा और जो देखा वही लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी, फिर भी बहुत कम समयावधि में उन्होंने जो साहित्य को दिया है वह किसी दैवी शक्ति से प्रेरित कार्य ही कहा जाएगा। उन्होंने नाटक, आख्यायिका, उपन्यास, काव्य, स्तोत्र, अनुवाद या टीका, परिहास, धर्म संबंधी इतिहास, महात्म्य, ऐतिहासिक, राजभक्ति सूचक अस्फुट ग्रंथ, लेख तथा व्याख्यान, संपादित, संग्रहित आदि 248 रचनाएं लिखी हैं। उनकी रचनाओं के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य विविधतापूर्ण है। उनकी काव्य रचनाएं परंपरा के अनुरूप और नवीन दोनों प्रकार की हैं। परंपरा के अनुरूप उन्होंने जो काव्य लिखा है उसमें श्रृंगार, भक्ति और दिव्य प्रेम से संबंधित रचनाएं मिलती हैं। इन रचनाओं में उन्होंने मध्ययुगीन शैलियों का अनुसरण किया है। नवीन काव्य रचनाओं में उन्होंने राजभक्ति, देशभक्ति, भाषा की उन्नति तथा अनेक सुधार संबंधी विचार प्रकट किए हैं। इन रचनाओं में युग के नए उत्थान से संबंधित भावनाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई है। उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, देवी छद्मलीला, तन्मय लीला, वैष्णव सर्वस्व, भक्ति सूत्र वैजयंती आदि अनेक। इसके अतिरिक्त उनके भक्ति तथा दिव्य प्रेम संबंधी काव्य ग्रंथ भी हैं। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, होली, मधुमुकुल, वर्षा विनोद, विनय प्रेम, पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी और कृष्ण चरित्र आदि। उन्होंने जो परंपरागत काव्य रचनाएं लिखी हैं उनमें उत्तरार्ध भक्तमाल, गीत गोविंदानंद, सत्सई श्रृंगार के नाम उल्लेखनीय है। उनकी कुछ नवीन रचनाएं हैं श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, सुमनांजलि, मुँह दिखावनी, भारत भिक्षा, भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, नए जमाने की मुकरी आदि। इनके अतिरिक्त व्यंग्य और हास्य की दृष्टि से उर्दू का स्यापा और बंदर सभा उल्लेखनीय है। बकरी विलाप में धर्म और स्वर्ग के नाम पर हिंसात्मक बकरी बलि पर बकरी का विलाप है। बसंत होली के 16 दोहों में मन पर पड़े ऋतुराज के प्रभाव और प्रातः समीरण के 21 छंदों में प्रातःकालीन वायु के दिव्य प्रभाव का वर्णन है। चतुरंग और मुख प्रश्न जैसी रचनाएं केवल मनोरंजन की दृष्टि से लिखी गई हैं। इसके अतिरिक्त सुंदरी तिलक तथा पावस कवित्त संग्रह में श्रृंगारपूर्ण कविता की प्रधानता है। भारतेंदु के समस्त काव्य ग्रंथों का संकलन काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा भारतेंदु ग्रंथावली के दूसरे खंड में हुआ है। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य में भक्ति भावना और धार्मिक उपदेश, सौंदर्य और प्रेम की व्यंजना, देश प्रेम की व्यंजना तथा हास्य और व्यंग्य की प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती है। सच तो यह है कि उनका काव्य किसी न किसी रूप में वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इन सभी कालों के साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में। एक ओर तो वे राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तमाल घुटते दिखाई देते थे, दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हंसी उड़ाते और स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। प्राचीन और नवीन का यही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है।
प्राचीन और नवीन के उस संधिकाल में जैसे शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसे ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमें संदेह नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व में कुछ नाटक लिखे गए थे, किंतु उनमें नाटकीय तत्वों का अभाव था। अपनी प्रथम नाट्य रचना विद्यासुंदर की भूमिका में भारतेंदु ने लिखा था कि विशुद्ध हिंदी भाषा के नाटकों के इतिहास में यह चौथा नाटक है। निवाज का शकुंतला या ब्रजवासी दास का प्रबोध चंद्रोदय नाटक नहीं, काव्य है। इससे हिंदी भाषा के नाटकों की गणना की जाए तो महाराज रघुराज सिंह का आनंद रघुनंदन और भारतेंदु के पिता श्री गिरधर दास का नहुष भी चर्चा में आता है। इनके अतिरिक्त भी कुछ नाटक हैं जिनकी रचना या तो मिथिला में हुई है अथवा वे पद्य प्रधान हैं। अतः भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हिंदी के प्रथम आधुनिक नाटककार हैं। नाट्य रचना के क्षेत्र में भारतेंदु के 4 रूप परिलक्षित होते हैं। ये हैं मौलिक नाटकों की रचनाकार, विभिन्न भाषाओं के नाटकों के अनुवादक, अभिनेता और रंग निर्देशक तथा नाट्य कला संबंधी सिद्धांतों के विवेचक और समकालीन नाटकों के आलोचक। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक 3 भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। ये हैं अनुदित नाटक, मौलिक नाटक और अपूर्ण नाटक। भारतेंदु द्वारा लिखे गए अनुदित नाटक मूल नाटकों का शब्दशः अनुवाद न होकर उनका रूपांतर अधिक है। यहाँ वे उनमें अपनी थोड़ी बहुत मौलिकता लाए बिना न रह सके। यहाँ तक कि नांदी, प्रस्तावना, काव्यांश और भरतवाक्य आदि अनेक बातें अपनी रुचि के अनुसार उन्होंने रखी है। यह अनुदित नाटक हैं विद्यासुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु। भारतेंदु के मौलिक नाटक हैं वैदिकी हिंसा हिंसानुभवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विशस्य विशुद्धोषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी और अंधेर नगरी। उनके कुछ नाटक अपूर्ण हैं, जैसे प्रेम जोगिनी तथा सती प्रताप आदि। वैदिकी हिंसा हिंसानुभवती एक छोटा सा प्रहसन है, जिसमें धर्म के नाम पर होने वाले दुराचारों जैसे मद्यपान, मांस भक्षण, पर नारी समागम आदि का उपहास किया गया है और अंत में यम के द्वारा ऐसे दुराचारियों को घोर दंड दिलवाया गया है। इसमें पुरोहितों की असद्वृत्तियों पर व्यंग्यात्मक शैलियों में प्रकाश डाला गया है। अपने दुराचारों को शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर उचित सिद्ध करने वाले पंडितों का चित्रण यथार्थ रूप में हुआ है। चित्रगुप्त और यमराज की बातचीत में अंग्रेज सरकार पर भी छीटाकशी की गई है। इस नाटक में जब यमराज पूछते हैं कि धर्म और प्रतिष्ठा में क्या संबंध है, तो चित्रगुप्त उत्तर देते हैं कि महाराज, सरकार अंग्रेज के राज्य में जो उन लोगों के चित्तानुसार उदारता करता है, उसको स्टार ऑफ इंडिया की पदवी मिलती है। प्रेम जोगिनी हिंदी का पहला यथार्थवादी नाटक है। इस नाटक में काशी की सामाजिक स्थिति का चित्रण नग्न रूप में किया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह नाटक लेखक ने घोर निराशा के क्षणों में लिखा होगा, क्योंकि इसमें लेखक ने अपनी दुखपूर्ण स्थिति पर करुण शब्दों में प्रकाश डाला है। चंद्रावली नाटिका प्रणय और विरह के उद्गारों से परिपूर्ण है। चंद्रावली और ललिता की बातचीत से प्रणय की विभिन्न अवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है। कामिनी के संवाद जहाँ वासनापूर्ण प्रेम का रूप व्यक्त करते हैं, वहीं चंद्रावली के प्रत्येक शब्द से स्वच्छ मधुर प्रणय की बूंदें टपकती सी प्रतीत होती है। इसी प्रकार माधुरी के वचनों से भी मानो रस माधुरी की वर्षा सी होती है। ललिता और जोगिन के वेश में कृष्ण का संवाद गद्य और पद्य दोनों के वैभव से युक्त है। कविता और नाटक दोनों का आनंद
इसमें एक साथ उपलब्ध होता है। भारत दुर्दशा एक नाट्य राशक अथवा लास्य रूपक है, जिसमें भारत दुर्देव के द्वारा भारत की धन संपत्ति को लूटने तथा उसके नष्ट करने का चित्रण है। इस दुखांत नाटक में भारतेंदु ने विदेशी शासन के दुष्परिणामों को बतलाकर भारतीयों को चेतावनी दी है। अंधेर नगरी एक विशुद्ध प्रहसन है, जिसमें लेखक ने समाज और राजनीति के लिए व्यंग्य की अनेक स्थितियां निर्मित कर दी हैं। यह एक सफल रंगमंची नाटक है जो आज भी प्रासंगिक है तथा इसका अनेक बार अनेक तरह से अनेक स्थलों पर अनेक विधाओं में अभी भी सफल मंचन हो रहा है। यह नाटक अपनी कथा वस्तु में छुपे हुए व्यंग्य के कारण सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वजनीन नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में कुछ साहित्यिक नाटक मंडलियां स्थापित की थी, जिनके द्वारा अनेक नाटक खेले गए थे। वे स्वयं भी एक कुशल अभिनेता थे और उन्होंने अनेक नाटकों का निर्देशन भी किया था। इसके साथ ही भारतेंदु ने नाटक की आलोचना पद्धति का विकास किया था। उनके द्वारा लिखा गया नाटक ग्रंथ नाट्य रचना संबंधी सिद्धांतों का एक परिपक्व ग्रंथ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 2 उपन्यास लिखे थे। ये हैं पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। इसके अतिरिक्त उन्होंने भाषा संबंधी एक पुस्तक हिंदी भाषा भी लिखी थी। इतिहास और पुरातत्व से संबंधित उनकी कुछ रचनाएं भी चर्चित रही हैं। उनमें प्रमुख हैं कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, रामायण का समय, अग्रवालों की उत्पत्ति, खत्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, बूंदी का राजवंश, दिल्ली दरबार दर्पण और कालचक्र आदि अनेक। सुंदरी तिलक नामक काव्य ग्रंथ भारतेंदु द्वारा संपादित है। जैसा कि पूर्व में बतलाया गया है, भारतेंदु की 248 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें से अनेक रचनाएं अनेक संग्रहों में समय समय पर प्रकाशित होती रही हैं। कुछ रचनाएं अपूर्ण हैं, अप्रकाशित हैं और कुछ अप्राप्य हैं। अनेक रचनाएं ऐसी भी हैं जो प्रकाशित तो हैं किंतु उनका विशेष महत्व नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य में प्राचीन और नवीन दोनों प्रवृत्तियों का समन्वय हुआ है। जहां एक ओर उन्होंने रीतिकालीन प्रभाव की परंपरा के अंतर्गत श्रृंगार और अन्य रसों की कविताएं लिखी हैं, वहीं उन्होंने भक्तिपरक और नीति काव्य की रचना भी की है। जिस समय भारतेंदु रचनाधर्मिता से जुड़े हुए थे, वह समय स्वाधीनता के प्रवाह का समय था। सन 1857 से ही पूरे देश में स्वाधीनता को प्राप्त करने की भावना जन्म ले चुकी थी। कुछ समय तक यह भावना इसलिए ठहर गई थी क्योंकि ईस्ट इंडिया के दमनकारी शासन के बाद रानी विक्टोरिया की सुधारवादी नीति से जनता संतुष्ट हो गई थी। हालांकि उसके समानांतर राष्ट्रीयता की लहर चलती रही। यही वह समय था जब गद्य रचना का विकास हुआ और इस समय जो भाषाई चेतना आरंभ हुई, उससे खड़ी बोली आज की हिंदी बन गई। इस प्रक्रिया में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान महत्वपूर्ण रहा। भारतेंदु के काव्य में वस्तुनिष्ठता और वर्णनात्मकता के साथ सौंदर्यवादी जीवन की दृष्टि भी मिलती है। राष्ट्रीयता का युग होने से भारतेंदु ने सामाजिक चेतना से जुड़कर काव्य की रचना की। उनकी देश के प्रति अनुराग से व्यंजित भक्ति भावना ने एक नए प्रकार के मानववाद को प्रमुखता से सामने रखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह विशेषता कि उन्होंने जो नाटक लिखे उनमें अनेक शैलियों, रूपों और रसों का प्रयोग किया। उनके मौलिक नाटक बहुविध थे। साथ ही उन्होंने 5 भाषाओं के नाटकों का अनुवाद भी किया और नाट्य कला के सिद्धांतों का विवेचन करते हुए पूर्व और पश्चिम के सिद्धांतों को अपने ढंग से रूपायित किया। वे एक कुशल अभिनेता और निर्देशक भी थे। कालिदास ने अपने नाटकों में भावनाओं के उद्वेलन को सफलता से प्रस्तुत किया, किंतु समाज की समस्याओं के चित्रण में वे कुछ न कर सके। इसी तरह शेक्सपियर के साहित्य में मार्मिकता और जीवन की अनेक रूपता तो है, अभिनय की कला भी उनके पास है, किंतु भारतेंदु के साहित्य के जो शेष रूप हैं
वे उनमें कहाँ। इसी तरह इब्सन और बर्नार्ड शॉ आदि के साहित्य में समस्याओं का चित्रण और व्यंग्यात्मकता तो है, किंतु भारतेंदु किसी काव्यात्मकता का उनमें अभाव है। सच तो यह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। उनका साहित्य केवल तत्कालीन भारतवर्ष की सीमाओं में बंधकर ही नहीं रहा, बल्कि सारे संसार के सामाजिक जीवन में नवीन चेतना और स्फूर्ति उत्पन्न करने की दिशा में आज भी प्रासंगिक है। इस दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनका साहित्य स्तुत्य है।